हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इक्वलिटी का, जिसमें हमने क्या कहते हैं कि पढ़ चुके थे कि इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी हमें क्यों मतलब पढ़ना है, और साथ में ही कहते हैं कि इक्वलिटी क्यों जरूरी है। और फिर हमने पढ़ लिया था डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी को, डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी को भी हमने पढ़ लिया था। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फेमिनिज्म क्या होता है। तो फेमिनिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स, डॉक्ट्रिन of equal rights for men and women। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन जो बताता है फेमिनिज्म का, मतलब कि सबको, मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ये फेमिनिज्म कहता है। फेमिनिस्ट आर दोज, मतलब कि फेमिनिस्ट वो लोग हैं, फेमिनिस्ट वो लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जब समाज में जितनी भी टाइप की इनइक्वलिटीज है मेन और वुमेन के बीच में, उनको हटा देनी चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उन इनइक्वलिटीज को हटा देनी चाहिए, ताकि ताकि मेन एंड वुमेन दोनों ही फ्री और इक्वल लाइफ जी सके, दोनों ही फ्री और इक्वल लाइफ जी सके। मेन एंड वुमेन के फ्री एंड इक्वल लाइफ के जीने का सपोर्ट कौन करता है, फेमिनिज्म करता है। फेमिनिस्ट का मानना ये है कि जो इनइक्वलिटी आई है मेन एंड वुमेन के बीच, जो इनइक्वलिटी मेन एंड वुमेन के बीच में आई है, वो किसका कारण है, पैट्रियार्की की वजह से। किसकी वजह से आई है, पैट्रियार्की। तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि पैट्रियार्की क्या होता है। तो पैट्रियार्की का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे, या चाहे ये सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कल्चरल, हाँ चाहे वो कल्चरल हो, एक ऐसा सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम, ये जहां पे, जहां पे वैल्यू ज्यादा दी जा रही है किसको, मैन को, जहां पे मैन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है ओवर वुमेन। हाँ ठीक है, और जहां पे क्या कहते हैं कि मेन को पावर दी गई है वुमेन के ऊपर, वुमेन से ज्यादा पावर मेन को दी गई, तो ये सोसाइटी को बोला गया पैट्रियार्की। ठीक है, पैट्रियार्की का मतलब होता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम दैट वैल्यूज मोर देन वुमेन, जो वुमेन को ज्यादा वैल्यू देता है एज कंपेयर टू मेन, जो वुमेन को ज्यादा पावर देता है एज कंपेयर टू वुमेन। पैट्रियार्की किस बेस्ड, पैट्रियार्की ने ये जो नियम दिया वो किस पे, ये किस पे बेस्ड है, इस बेस्ड पे है। इसका एजम्पशन ये है कि मेन एंड वुमेन जो है डिफरेंट है, नेचर में ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि इनके पोजीशंस भी अलग अलग होंगी, यानी कि ये अनइक्वल पोजीशंस भी होंगी क्योंकि ये लोग अलग हैं। ठीक है, इनका मानना ये है कि पैट्रियार्की में कि भाई इनके पोजीशंस भी तो अलग होंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये लोगों का क्या कहते हैं कि हाँ, इनको नेचर ने ही अलग बनाया है, तो इनके पोजीशंस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, फेमिनिस्ट का मानना है कि भाई, फेमिनिस्ट ने कहा, उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी डिस्टेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, लोगों को सेक्स और जेंडर के बीच में फर्क समझना चाहिए। सेक्स क्या करता है, जेंडर क्या करता है। सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है बिटवीन मेन एंड वुमेन, हाँ, बिटवीन मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन के बीच में क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है। वहीं पे जब मैं बात करता हूँ जेंडर की, तो जेंडर का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट रोल्स। जेंडर का मतलब होता है डिफरेंट रोल्स फॉर मेन एंड वुमेन। ये दोनों चीज को में हमें फर्क समझना चाहिए। अच्छा, बायोलॉजिकल फैक्ट ये कहता है कि केवल और केवल वुमेन प्रेग्नेंट हो सकती है, वही चिल्ड्रन को बियर कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चों का ख्याल केवल और केवल मॉम ही रखेंगी, बच्चों को ख्याल उनके पिता से नहीं रखेंगे, नहीं, उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, फेमिनिस्ट का कहना है कि भाई, फेमिनिस्ट का कहना है कि जो इनइक्वलिटी है वो मेन एंड वुमेन के बीच में, वो सोसाइटी द्वारा लाई गई है, नेचर द्वारा नहीं, सोसाइटी द्वारा लाई गई है, नेचर द्वारा नहीं लाई गई है। ठीक है, फेमिनिस्ट का मानना है कि जो ये इनइक्वलिटी लाई गई है नेचर में, वो किसके द्वारा लाई गई है, सोसाइटी के द्वारा लाई गई है, नेचर के द्वारा नहीं लाई गई है। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। पैट्रियार्की ने क्या किया है, डिवीजन ऑफ लेबर है। इन्होंने कहा कि पैट्रियार्की ने ही डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट लाया। किसका, डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें क्या कहते हैं कि वुमेन को जो है, वुमेन को प्राइवेट और डोमेस्टिक काम करना पड़ता है, जिसमें क्या कहते हैं कि वुमेन जो है वो प्राइवेट और डोमेस्टिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे जो मेन है वो पब्लिक डोमेन में काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं पे जो मेन है वो पब्लिक डोमेन में काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फेमिनिस्ट इस बात पे, हाँ, फेमिनिस्ट क्वेश्चन दिस डिस्टिंक्शन बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन फैक्ट मोस्ट वुमेन आर ऑल्सो एक्टिव इन पब्लिक डोमेन, बहुत सारी वुमेन है जो भी पब्लिक डोमेन में भी काम कर रही है, लेकिन दैट इज मोस्ट वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एम्प्लॉयड
सम वर्क आउटसाइड द होम, बहुत सारी वुमेन है जो क्या कहते हैं कि आउटसाइड द होम भी काम कर रही हैं, लेकिन लेकिन वो बाहर का तो काम करते करते भी, लेकिन वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल है हाउस वर्क के लिए। वो बाहर तो काम कर ही रही है, लेकिन वो घर के भी काम कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को क्या कहते हैं कि फेमिनिस्ट ने क्या बोला, डबल बर्डन नाम का वर्ड दिया। डबल बर्डन, डबल बर्डन का मतलब बाहर का भी काम करना ही है, लेकिन वो घर का भी काम पूरा खुद ही करती है, इसी को बोला गया डबल बर्डन। ठीक है। Women are given little or no say in decisions taken in the public domain. Feminists contend that this public-private distinction and all forms of gender inequalities can should be eliminated. फेमिनिस्ट का मानना है कि ये जितने भी टाइप के ये क्या कहते हैं कि इनइक्वलिटीज हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना ही होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मार्क्सिज्म का और लिबरलिज्म का। इसका कॉन्सेप्ट आता है मार्क्सिज्म का। ये मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि मार्क्स, हाँ, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि एक थिंकर थे। ये क्या कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी में पॉलिटिकल थिंकर है, समझ लो पॉलिटिकल थिंकर, इनको हम मान लेता हूँ कि ये पॉलिटिकल थिंकर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं तो इन्होंने कहा कि जो इनइक्वलिटी समाज में आई हुई है, इनके कारण इनका कहना है कि जो इनइक्वलिटी समाज में आई है वो आई है प्राइवेट ओनरशिप की। इसकी वजह से आई है प्राइवेट ओनरशिप। जो ये प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब कि लोगों ने क्या कहते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप किसका, तेल के, फैक्ट्री, लैंड की, फॉरेस्ट की, फैक्ट्रीज का, इन सब का जो प्राइवेट ओनरशिप है, इसने क्या कहते हैं कि समाज में इनइक्वलिटी लाई। ये किसी भी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी को जो किसका, प्राइवेट ओनरशिप ने क्या किया है, इनइक्वलिटी लाने का कारण कौन है, प्राइवेट ओनरशिप। फिर इन्होंने एक बात और बताई कि प्राइवेट ओनरशिप जो होता है वो लोगों को वेल्दी ही नहीं बनाता, लोगों को वेल्दी के साथ साथ में उनको पॉलिटिकल पावर भी देता है। तो यानी कि प्राइवेट ओनरशिप क्या होता है कि लोगों को क्या देता है, पॉलिटिकल पावर देता है। और ये पॉलिटिकल पावर से, ये इस पॉलिटिकल पावर का यूज करके, वो इस पॉलिटिकल पावर का यूज करके क्या करते हैं, अब जो पॉलिसीज होती है, जो सरकार की जो पॉलिसीज होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, जो गवर्नमेंट के लॉ होते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को थ्रेट है। ठीक है। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसीज एंड लॉ। स्टेट पॉलिसीज एंड लॉ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनके पास में ये पैसा वैसा आ जाता है। ठीक है। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। जितने भी फॉर्म्स ऑफ अदर सोशल इनइक्वलिटी होती है, उसको भी क्या कहते हैं कि कौन सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो आती है, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ये प्राइवेट ओनरशिप की वजह से आ रही है, यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी की। जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये किसका मानना है, मार्क्सिज्म का मानना है। ये किसका मानना है, मार्क्सिज्म का। यानी कि ये चाहते हैं कि अगर हमें इनइक्वलिटी को खत्म करना है, अगर हमें समाज में इनइक्वलिटी को खत्म करना होगा, तो हमें किस कॉन्सेप्ट को, कि जो रिसोर्सेस होंगे, जो भी रिसोर्सेस होंगी या प्रॉपर्टी होगी, उस पे, रिसोर्सेस होंगे या प्रॉपर्टी होगी, उस पे किसका अधिकार होना चाहिए, पब्लिक का। उस पे क्या होता है कि पब्लिक का अधिकार होना चाहिए, किसी प्राइवेट का व्यक्ति का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं अधिकार होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि पब्लिक कंट्रोल होना है। इन्होंने कहा कि जितने भी रिसोर्सेस हो या प्रॉपर्टी हो, उसमें सब पे अगर पब्लिक का कंट्रोल होगा, तो इनइक्वलिटी को खत्म किया जा सकता है। इनका मानना है कि, मार्क्सिज्म का मानना है कि अगर हमें क्या कहते हैं कि इनइक्वलिटी को खत्म करना होगा, इनइक्वलिटी को खत्म करना होगा, तो हमें क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस होंगे, जितने भी रिसोर्सेस होंगे, उस पे किसका कंट्रोल होना चाहिए, पब्लिक का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। इतना बात समझ आए। सच व्यूज में भी डिबेटेबल, तो ये सारी चीजें आ गई। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, अगला जो आता है वो लिबरलिज्म का। तो मार्क्सिज्म समझ में आ गया। मार्क्सिज्म किसके अगेंस्ट थे, अगेंस्ट थे प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि सभी भी समान थे, सभी भी समान थे, किसका अधिकार हो, पब्लिक का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। एंड अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी फाउंड इन लिबरल थियरी। लिबरल थियरी में अलग है। लिबरलिज्म का मानना है, ये लिबरल्स जो थे, लिबरलिज्म, ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। ये किसको मानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन को मानते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन को मानते हैं। ठीक है। एट द मोस्ट इफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवार्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड किसके बेसिस पे होना चाहिए,
ये होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स होना चाहिए। किसके बेसिस पे होना चाहिए? होना चाहिए कंपटीशन के बेसिस पे। इनका मानना है, इनका कहना है कि भाई, हाँ, लिबरलिज्म का मानना है कि अगर हाँ, दे बिलीव दैट while states may have to be intervene and try ensure minimum, कि मतलब कि स्टेट्स को क्या कहते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो देना ही चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो लोगों को देना ही चाहिए। लेकिन लेकिन केवल इतना ही जरूरी नहीं है, इतना ये चीजें ही इक्वलिटी नहीं ला सकती कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इक्वल अपॉर्चुनिटी ही इनफ है इक्वलिटी लाने की। उनका कहना है कि जब तक लोगों के अंदर परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो, कंपटीशन बिटवीन पीपल इन फ्री एंड फेयर कंडीशन इज द मोस्ट एंड जस्ट इफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवार्ड्स इन सोसाइटी। उनके कहने का मतलब है कि अगर हमें रिसोर्सेस और रिवार्ड्स को सोसाइटी में बांटना होगा तो उनके कंपटीशन के बेसिस पे बांटना होगा। किसके बेसिस पे बांटना होगा? कंपटीशन के बेसिस पे बांटना होगा। अगर हम जितना फ्री एंड ओपन होगा, जितना कंपटीशन फ्री एंड ओपन होगा, उतना ही इनइक्वलिटी नहीं होगी। इनइक्वलिटी को हटाना, इनइक्वलिटी तब तक नहीं होगी जब तक फ्री एंड ओपन कंपटीशन होगा। तो फ्री एंड ओपन कंपटीशन जैसे ही खत्म होगा तुरंत इनइक्वलिटी आ जाएगी। यानी कि हमारे इतना समझ में आ गया, लिबरल्स सपोर्ट करते हैं, लिबरल्स इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि फ्री एंड इक्वल, हम ओपन एंड फ्री की, ओपन एंड फ्री के कंपटीशन कराएंगे, ओपन एंड फ्री कंपटीशन कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि लोगों को क्या कहते हैं कि अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा, और उससे क्या कहते हैं कि सब लोगों को इक्वल, वो अपनी मेहनत के अनुसार, वे अपने टैलेंट के अनुसार उनको क्या कहते हैं कि रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, इतना बात समझ में? इनके कहने का मतलब है कि अगर आपको इक्वलिटी चाहिए, अगर आपको इक्वलिटी चाहिए, तो क्या कहते हैं कि आप बड़े आसानी से क्या कहते हैं, मतलब कि आपको प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन को मानना होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन की वजह से ही तो देखो आज भी बहुत सारे स्कूल्स में बहुत ज्यादा जितने भी जॉब होते हैं, वहां पे जो सिलेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? कंपटीशन के बेसिस पे तो होता है, कंपटीशन के बेसिस पे होता है। कहीं, हाँ, इन आर कंट्री मेनी स्टूडेंट्स होप फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज एंड एंट्री हाईली कॉम्पिटिटिव। कि इसमें क्या होता है, किसकी वजह से होता है? एडमिशन पे। तो इन पे, इनमें क्या होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स हैव स्टेप्ड इन रेगुलेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट कराया जाता है ताकि लोग क्या करें कि क्या कहते हैं कि उनमें क्या कहते हैं कि परफेक्टली सबको इक्वल मौका मिल सके, ठीक है, इक्वलिटी के लिए। और एक थर्ड कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, थर्ड कॉन्सेप्ट इक्वलिटी का है सोशलिज्म। थर्ड कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म किसकी बात करता है? सोशलिज्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज that emerged as a response to the inequalities present in and produced by इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो देखो सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ? सोशलिज्म का मतलब, सोशलिज्म तब आता है, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब जब इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से क्या हो रहा है कि इनइक्वलिटी जा रही है। जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो जो क्या कहते हैं कि इनइक्वलिटीज आती है, उनको कम करना है। ठीक है, जो मेन कंसर्न है सोशलिज्म का, उसका काम है कि जितने भी एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी होगी, जितनी भी एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी होगी, उनको क्या करना है? कम करना है। और और डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज जस्टली। और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं कि सब में, हाँ, न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जस्टली का मतलब होता है न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन न्यायपूर्ण तरीके से करना है। और साथ में ही क्या करना है कि एग्जिस्टिंग, हाँ, मिनिमाइज करना, इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करने का काम है। ठीक है, ऑल्दो एडवोकेट्स ऑफ सोशलिज्म वर नॉट एंटायरली अपोज टू द मार्केट। यानी कि ये जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले, ये पूरी तरीके से मार्केट को नहीं अपोज करते। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्या करते हैं कि रेगुलेशन लाए। गवर्नमेंट क्या करे? रेगुलेशन लाए। जहाँ पे जैसे एजुकेशन में एडमिशन लेना है बच्चों को, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन लाए। हेल्थ केयर में भी गवर्नमेंट एजुकेशन लाए। पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि ये पब्लिक नहीं, पूरी तरीके से ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म का मानना है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, ये भी प्राइवेट ओनरशिप को अगेंस्ट है, एक बार ये भी प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट है कि पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के मैटर में, हेल्थ केयर के मैटर में इंटरवीन करना पड़ेगा। ये मानते हैं, सोशलिज्म का मानना है। ठीक है, इन इंडिया द एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने पहले 5 टाइप के इनइक्वलिटी देखे। कितने टाइप के इनइक्वलिटीज देखे? 5 टाइप के। और इन्होंने कहा कि इनके साथ, एंड इन्होंने 5 टाइप की इनइक्वलिटी को पहचाना, और इनका मानना था कि इनके साथ एक साथ में लड़ना होगा, इन पांचों के साथ में एक साथ में लड़ना होगा। सबसे पहला था इनइक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। इन्होंने पहला इनइक्वलिटी देखा मेन एंड वुमेन के बीच में।
दूसरा देखा इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर के बेस पे, ठीक है। तीसरा इन्होंने देखा कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी। और चौथा देखा कॉलोनियल रूल फॉर सम कंट्रीज ओवर अदर्स, जब क्या कहते हैं कि जब एक कंट्री का दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं कि कंट्रोल हो जाता है, उसे बोलते हैं कॉलोनियल रूल। और पांचवा इन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इन्होंने कहा कि ये पांच टाइप की इनइक्वलिटी है, इनको एक साथ में ही हमें टैकल करना होगा, इनको हमें एक साथ में ही टैकल करना होगा, ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग क्या कहते हैं कि। तो इन्होंने पांच टाइप की इनइक्वलिटी देखी और इन चार पांचों के अगेंस्ट क्या कहते हैं कि रेवोल्यूशन किया, ठीक है। इट वॉज हाँ socialists to argue that class inequality was only form of inequality worth struggling against। मतलब कि लोग मानते थे कि इकोनॉमिक इक्वलिटी ही क्या कहते हैं कि लोगों को मानना था कि वहां उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने सोचा, बहुत सारे और जो लोग थे उनका मानना था कि केवल और केवल हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी के अगेंस्ट ही लड़ना है। जबकि हाँ, एक इकोनॉमिक इक्वलिटी के अगेंस्ट अगर हम लड़ेंगे तो बाकी की सारी इक्वलिटी अपने आप, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के अगेंस्ट अगर हम लड़ेंगे तो बाकी की सारी इनइक्वलिटी अलग खुद ही हट जाएंगी। लेकिन लेकिन ये तो बाकियों का मानना था, लेकिन जो लोहिया जी थे, लोहिया जी का मानना था कि भाई हमें क्या करना है, सब इनइक्वलिटीज ये अलग अलग है, ये जो पांच के पांचों इनइक्वलिटीज है ये अलग अलग है, इनके कारण अलग अलग है, लेकिन हाँ इनको हम अलग अलग लड़ेंगे, इनके लिए अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन एक साथ में, मतलब पांचों के लिए सेपरेटली लेकिन एक साथ में ही लड़ेंगे, ठीक है। पांचों के लिए हम काम करेंगे लेकिन एक साथ में काम करेंगे, लेकिन अलग अलग इनके लिए, मतलब कि हमें मेन एंड वुमेन के इक्वलिटी के लिए अलग से काम करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर के लिए अलग से, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी के लिए अलग से, इन सब के लिए अलग अलग, लेकिन क्या कहते हैं कि एक साथ में ही रहेंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा हाँ, इन्होंने सिंगुलर में बिलीव नहीं करते थे। ही डिड नॉट स्पीक ऑफ रेवोल्यूशन इन सिंगुलर, किसी एक पर्टिकुलर को लेकर के नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इन सब फाइव के फाइव इनइक्वलिटीज के एक साथ में ही उन्होंने फाइव रेवोल्यूशन बना दिए। इन्होंने इन्हें फाइव रेवोल्यूशन बोला कि हम पांच थे, एंड ही एडेड टू मोर रेवोल्यूशन टू द लिस्ट। उन्होंने आगे चल के रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट अनजस्ट इंक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक लाइफ में जो सिविल लिबर्टीज के लिए इन्होंने क्या कहते हैं कि रेवोल्यूशन किया, और साथ में ही रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस। तो इन्होंने टोटल कुल मिलाकर कितने की, सात क्रांतियां की। इसे बोला जाता है सप्त क्रांति विच लोहिया वाज आइडिया फॉर सोशलिज्म। तो इनके लिए तो सब सप्त क्रांति किसका आइडिया था, सोशलिज्म का आइडिया था। कहाँ किसके द्वारा दिया गया, एक प्रकार से ये किसके द्वारा दिया गया, एक प्रकार से क्या कहते हैं कि लोहिया जी के द्वारा। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि लोहिया जी ने ये सात सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें क्या कहते हैं कि सात में अनलाइक सोशलिस्ट लिबरल्स डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटीज आर नेसेसरी लिंक्ड। सोशलिस्ट तो मानते थे सोशलिस्ट तो मानते थे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी आपस में लिंक्ड, लेकिन लिबरल्स जो थे उनका मानना है कि भाई पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटी आपस में लिंक्ड नहीं है। लिबरल्स मानते हैं कि ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड नहीं है। लिबरल्स कहते हैं कि इनइक्वलिटी इन ईच ऑफ दीज स्फीयर शुड बी टैकल्ड अप्रोप्रिएटली। इनका कहना है कि जो लिबरल्स का मानना है कि पॉलिटिकल को अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इकोनॉमिक वाले इनइक्वलिटी को अलग से, और सोशल इनइक्वलिटी को अलग से देखना पड़ेगा। Thus, democracy could help provide political equality, but it might necessarily also devise different strategy to deal with। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी दे सकती है, लेकिन अगर हमें वो सोशल इनइक्वलिटी या इकोनॉमिक इनइक्वलिटी से डील करना होगा तो उसको हमें कुछ ऐसे मौके देने पड़ेंगे, वो हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे हम क्या कहते हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम फॉर लिबरलिज्म नॉट इक्वलिटी फॉर सच एज सच but unjust and entrenched inequality which prevent individuals from developing their capabilities। तो यानी कि जो इनका मानना था कि भाई की जो इनइक्वलिटी है वो लोगों को, जो लिबरल्स का मानना है कि जो इनइक्वलिटी है वो लोगों को अपने डेवलपिंग कैपेबिलिटी का मौका नहीं देती, लोगों को उनकी डेवलपिंग कैपेबिलिटी छीन लेती है, ये बताया, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे हाउ कैन बी प्रमोट इक्वलिटी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है कि हम इक्वलिटी को कैसे प्रमोट करते हैं। हाउ कैन बी प्रमोट इक्वलिटी, इक्वलिटी को प्रमोट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये होना चाहिए। इक्वलिटी सबसे पहले हम समझे कि इक्वलिटी इनइक्वलिटी आई क्यों है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है स्टैब्लिशिंग
स्टेबलाइजिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल, हाँ स्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी। पहला स्टेप ये, अगर हमें इक्वलिटी को प्रमोट करना होगा तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल फॉर्मल इक्वलिटी को स्टैब्लिश करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल इक्वलिटी को क्या कहते हैं कि स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हाँ, बाई सीजिंग द सिस्टम टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द सिस्टम, ऊर्जा, बाई सीजिंग द कस्टम्स एंड बिलीफ, बाई सीजिंग द कस्टम एंड बिलीव्स टू प्रोटेक्ट, रुक जा, those custom by seizing those customs and beliefs, by seizing those custom and beliefs which promote or uphold inequality, उन बिलीफ्स को हटाना पड़ेगा जो इनइक्वलिटीज को होल्ड करके रखते हैं। हाँ ठीक है, अगला, एंड एंड प्रोटेक्ट इक्वलिटी, एंड प्रोटेक्ट इक्वलिटी, या हाँ, इन द प्रोटेक्ट द सिस्टम ऑफ इक्वलिटी इन द गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट सिस्टम ऑफ इन सिस्टम ऑफ इक्वलिटी in government and law and law। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि हम इक्वलिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इक्वलिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, इससे भी हम प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। और कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, और हम इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, ये कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्सेस के थ्रू, अफर्मेटिव एक्सेस। ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं कि इक्वलिटी को प्रमोट करने के दो तीन तरीके पता चल चुके। सबसे पहला था स्टैब्लिशिंग स्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी। सबसे पहले हमें फॉर्मल इक्वलिटी को स्टैब्लिश करना है। फिर सेकंड नंबर पे हमने बताया, हाँ, फॉर्मल इक्वलिटी को स्टैब्लिश करो, फिर इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसके थ्रू हम हाँ, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम स्टैब्लिश को, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हम इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट होगा कि हम क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, अफर्मेटिव एक्शन जिसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इनकी सहायता से भी, डिस्क्रिमिनेशन, इसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इक्वलिटी को। इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि देखो, पहला स्टेप ही यही है कि हमें फॉर्मल इक्वलिटी को प्रमोट करना है। तो फॉर्मल इक्वलिटी को प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसी सिस्टम्स जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी एंड प्रिविलेजेस को खत्म करना,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी है या प्रिविलेजेस है उनको खत्म करना पड़ेगा। देखो, जितने भी समाज में इनइक्वलिटी हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, वो किसी ना किसी प्रोटेक्टेड होती है। वो किससे प्रोटेक्टेड होती है? कुछ कस्टम्स से या लीगल सिस्टम से। ठीक है, चाहे वो सोशल इक्वलिटी हो, चाहे वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी इनइक्वलिटी, चाहे सोशल इनइक्वलिटी हो, चाहे पॉलिटिकल इनइक्वलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो, ये सारी की प्रोटेक्टेड होती है। जो इनइक्वलिटीज भी हैं वो प्रोटेक्टेड है कस्टम से और लीगल सिस्टम से। किससे प्रोटेक्टेड है? कस्टम्स और लीगल सिस्टम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको खत्म करना पड़ेगा। जो इनइक्वलिटीज हैं या प्रिविलेजेस हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। कैसे? जो ये लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, दैट प्रोहिबिटेड सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एंजॉयिंग द सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिवॉर्ड्स। तो उन सब चीजों को हटाना पड़ेगा जो किसी भी मतलब कि पर्सन को रोक रहा हो। जैसे पहले क्या हुआ था? पुअर वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट। पहले क्या हुआ था? गरीबों को राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में राइट टू वोट गरीबों को नहीं था, महिलाओं को। वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मेनी डिसीजंस या प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज। वुमेन को बहुत सारे एक्टिविटीज नहीं करने दी जाती थी, बहुत सारे प्रोफेशंस नहीं करने दिए जाते थे। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम, हाँ, लोअर कास्ट को क्या कहते हैं कि कोई भी काम करने नहीं दिया जाता था। केवल वो मैनुअल लेबर कर सकते थे, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? कस्टम और लीगल सिस्टम ही इनइक्वलिटी ला रहे थे। कस्टम एंड लीगल सिस्टम, तो उन कस्टम और उन लीगल सिस्टम को ही खत्म करना पड़ेगा। हाँ, जो इनइक्वलिटी को प्रमोट कर, जो इनइक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, उन कस्टम्स और उन लीगल सिस्टम को ही क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो ये है कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि फॉर्मल इनइक्वलिटी को खत्म करके हम फॉर्मल इक्वलिटी ला सकते हैं। फॉर्मल इक्वलिटी को खत्म करके हम फॉर्मल इक्वलिटी ला सकते हैं। अटेनमेंट ऑफ इक्वलिटी रिक्वायर्स दैट ऑल सच रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रिविलेजेस शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। यानी कि ये जो जितने भी ये जो सिस्टम्स है इनको एंड करना होगा। सिंस मेनी ऑफ दीज सिस्टम्स हैव बीन सैंक्शन्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ का इनके अनुमति है। जो बहुत सारे ये बिलीफ्स हैं, जो कस्टम्स हैं, इनको लॉ की अनुमति थी। इक्वलिटी रिक्वायर दैट गवर्नमेंट एंड लॉ ऑफ शुड स्टॉप प्रोटेक्टिंग दीज सिस्टम। तो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ऐसे कस्टम, ऐसे लीगल सिस्टम्स को नहीं सपोर्ट करना चाहिए जो इनइक्वलिटी ला रहे हैं। इनको क्या करते हैं? खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने देखो लिख रखा है ना आर्टिकल नंबर 14 में कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल नंबर 15 में ये क्या बताया? आर्टिकल नंबर 15 में यही तो बताया कि ग्राउंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे क्या नहीं होना चाहिए? किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 17 में क्या किया? आर्टिकल नंबर 17 में क्या किया? हाँ, अबोलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को खत्म किया। अनटचेबिलिटी को खत्म किया। मोस्ट मॉडर्न सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव फॉर्मली एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इन्होंने भी क्या कहते हैं कि बहुत सारे ने क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया। तो इतना बात समझ में आ रहा है? यानी कि हम पहली बात तो प्रमोट, अगर हमें इक्वलिटी प्रमोट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, फॉर्मल इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना। फिर अगला आता है इक्वलिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। अगर हमें प्रमोट करना है इक्वलिटी तो केवल और केवल फॉर्मल इक्वलिटी इनफ नहीं है। फॉर्मल इक्वलिटी केवल और केवल इनफ नहीं है। फॉर्मल इक्वलिटी या इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है लेकिन बट सफिशिएंट नहीं है। केवल इतना ही जरूरी नहीं है। अगर हमें इक्वलिटी को करना होगा, इक्वलिटी को रियलाइज करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को रियलाइज करने के लिए, क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ या फॉर्मल इक्वलिटी इनफ है? क्या नहीं, वो इनफ नहीं है। हाँ, वो नेसेसरी तो है लेकिन एनफ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो लोग भी इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सके। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो लोग भी क्या कहते हैं कि इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सके। ठीक है, सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल में हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्पस। देखो क्या हो सकता है कि अलग अलग लोगों के क्या कहते हैं कि हाँ, डिफरेंसेस होते हैं जिसको देखना पड़ता है कि भाई अच्छा इनमें क्या क्या डिफरेंस है लोगों में। तो फिर क्या कहते हैं कि अलग अलग लोगों के डिफरेंसेस को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस डिसेबल्ड पीपल में जस्टिफिएबली डिमांड स्पेशल रैम्प्स इन द पब्लिक स्पेसेस। तो उनको पब्लिक स्पेसेस में चलने के लिए क्या कहते हैं कि अलग रास्ते चाहिए। सो दे गेट इक्वल चांस टू एंटर पब्लिक
हाँ, ताकि वो पब्लिक लाइफ में एंटर कर सके, ताकि वो पब्लिक बिल्डिंग्स में एंटर कर सके। तो इसलिए उनको सीढ़ियां, अब सीढ़ियों से तो वो चढ़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे सीढ़ियों से वो चढ़ सकते हैं क्या? नहीं, तो उनके लिए तो ऐसा सीधा रास्ता होना चाहिए, ठीक है, सीधा रास्ता होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि वुमेन वर्किंग इन ऑल कॉल सेंटर, जो काम कर रही है, जो वुमेन है वो काम कर रही है, वो नाइट में काम कर रही है, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, उनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, ताकि वो लोग भी अपने घर से सेफ पहुंच सके, और उनके राइट टू वर्क का भी प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। हाँ, उनके राइट टू वर्क का प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि अगर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन, राइट टू वर्क उनका तभी प्रोटेक्ट हो सकता है जब उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। दीज शुड नॉट बी सीन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वलिटी, ये सब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वलिटी नहीं है कि वुमेन को स्पेशल राइट दिया जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए, या क्या कहते हैं कि इनको क्या कहते हैं स्पेशल राइट दिया जा रहा है, इनके लिए स्पेशल रास्ता बनाया जा रहा है, ये इक्वलिटी। हाँ, तो जहाँ पे कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को ध्यान में रख के भी, चीजों को ध्यान में रखकर भी, मतलब डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, कभी कभी इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, what kinds of differences hinder access to equal opportunity and what kinds of policies may be pursued to overcome those differences are questions। तो देखो, अब यहाँ पे यही हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो इक्वल अपॉर्चुनिटी से रोक रही है लोगों को, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो इक्वल अपॉर्चुनिटी से लोगों को रोक रही है, और ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमें कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिससे हम क्या कर सके, गेन्स कर, जिससे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सी चीजें जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट से हो सकती है और कौन सी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट से नहीं हो सकती। ओके, अब अगला जो टॉपिक है, अगर हमें इक्वलिटी को प्रमोट करना है, तो वो है अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू भी हम इक्वलिटी को प्रमोट कर, इक्वलिटी को प्रमोट करने का अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू भी क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस को भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अफर्मेटिव एक्शन को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वलिटी बाय लॉ, कि अगर हमने फॉर्मल इक्वलिटी एस्टैब्लिश कर दिया, तो क्या इतना काफी है इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए? नहीं, इतना काफी नहीं है। when we wish to eliminate the inequality that are deeply rooted, अगर हमें इनइक्वलिटी जो पहले से, बहुत पहले से पड़ी हुई है, उनको हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें कुछ क्या करने पड़ेंगे, पॉजिटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि ताकि हम क्या करें, उस इनइक्वलिटी को क्या कर सके, कम कर सके, उस इनइक्वलिटी को कम कर सके, और एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव मेजर्स कर लेने पड़ेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सके, इनको वो हटाया जा सके, मिनिमाइज कर दिया जा सके। किसको मिनिमाइज किया जा सके? जो इनइक्वलिटी पहले से ही पड़ी हुई है। मोस्ट पॉलिसीज ऑफ द अफर्मेटिव एक्शंस आर thus designed to correct cumulative effect of past inequality। तो जो अफर्मेटिव एक्शंस में क्या कहते हैं कि जो डिसीजन लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, वो क्या कहते हैं कि ये लिया जाता है कि जो क्यूमुलेटिव, जो पहले से जो पड़ी हुई इनइक्वलिटीज है, उनकी वजह से जो भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, उनको खत्म करना है, उनको सही करना है। जैसे बहुत दिनों से जब क्या कहते हैं कि लोगों के पास में, अब मान लो कोई भी पर्सन बहुत गरीब है, हाँ, अब उसके साथ में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो वो भी तो नहीं पढ़ पाया, तो उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, फिर उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो लोग हमेशा से क्या कहते हैं कि वो ज्ञान, एजुकेशन नहीं ले सकता है। जब वो हमेशा ही एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो मतलब ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं क्या हुआ, हाँ, इनइक्वलिटी आई। तो इस सब इनइक्वलिटीज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मेनी फॉर्म्स। अफर्मेटिव एक्शंस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। हमारे यहाँ हम अफर्मेटिव एक्शन को रिजर्वेशन बोलते हैं। हमारे यहाँ हम क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन को क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन। इन आवर कंट्री वी हैड एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कोटास। हमने पॉलिसी ऑफ कोटास एंड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में कुछ कोटा कुछ जातियों के लिए फिक्स कर दिया है, हाँ, शेड्यूल कास्ट के लिए, और कुछ रिजर्व सीट्स हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। एंड जॉब्स टू प्रोवाइड क्वालिटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स। तो अब हमने क्या कहते हैं कि रिजर्व सीट्स कर रखे हैं, ताकि लोगों को मौका मिल सके, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि लोग क्या कर सके, अपना काम कर सके, ताकि लोग अपना काम कर सके, ठीक है, मतलब कि ताकि लोगों को मौका मिल सके, हर एक ग्रुप के लोगों को मौका मिल सके, ठीक है, हर एक ग्रुप के लिए मिल गया, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो वुमेन हो, सबके लिए, हाँ, चाहे वो एससी एसटी वुमेन,
हाँ, इन सब को क्या कहते हैं कि इन सब के लिए क्या कहते हैं कि वो कर दिया गया है कि क्या कहते हैं कि लोगों को इक्वल ऑफ इन सबको भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इन ये डिप्राइव्ड लोग थे, तो इनको क्या कहते हैं कि जॉब में मौका मिल सके, स्कूलों में एजुकेशन के लिए भी मौका मिल सके, सबके साथ में क्या कहते हैं, यही होता है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि सबको क्या कहते हैं कि इक्वल राइट्स मिल सके। हाँ, सबको अपने अपने अधिकार मिल सके, यहाँ तक क्लियर होगा। द पॉलिसी हैज बीन डिपेंडेड ऑन द ग्राउंड दैट सर्टेन ग्रुप्स हैव बीन विक्टिम्स ऑफ सोशल प्रेजुडाइस, हाँ, एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनका मानना है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत टाइम से क्या कहते हैं कि विक्टिम्स रहे हैं सोशल प्रेजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन, और उनको क्या किया गया है, समाज से एक्सक्लूड किया गया है, उनको समाज से हमेशा अलग रखा गया। हाँ, दीज कम्युनिटीज हु हैव सफर्ड इन द पास्ट, और जो ये कम्युनिटीज है, जो एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, या जिन्होंने क्या कहते हैं कि पास्ट में क्या कहते हैं कि जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिनको पास्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हुई है, इनको अब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, अब रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि ये बाकियों के साथ में कंपटीशन कर, बाकियों के साथ में ये कंपटीशन कर सके। Therefore, in the interest of creating an egalitarian society and just society, they need to be given special protection and help. यानी कि अगर इनको, हाँ, अगर हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, इनके इनको प्रोटेक्ट करना है या एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इनको हेल्प करना पड़ेगा, यानी कि इनको स्पेशल असिस्टेंस देना होगा। स्पेशल असिस्टेंस मतलब इनको स्पेशल हेल्प देना होगा, इन लोगों को क्या कहते हैं कि स्पेशल हेल्प देना होगा। ओके, इनको क्या कर देना होगा, स्पेशल हेल्प देना होगा। स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्पररी। अच्छा, इनको जो भी ये हेल्प मिलेगा वो टेम्पररी होगा या टाउन टाइम बाउंड मेजर होगा। ये माना जाता है कि जो ये स्पेशल कंसिडरेशन है, इन कम्युनिटीज को क्या करते हैं कि इनकी डिसएडवांटेज या इनकी क्या कहते हैं कि जो समस्याएं होती है उसको सॉल्व करके इनको भी लोगों के बराबर ला देगा। इनको, ये भी जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जब हम कुछ टाइम के लिए सहायता करेंगे, कुछ टाइम के लिए उनको रिजर्वेशन देंगे, तो कुछ टाइम बाद ये लोग भी लोगों के इक्वल आ जाएंगे, और फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट कर, तब हमारे पास सब एक प्रकार से इक्वलिटी आ जाती है। लेकिन इनके क्रिटिक्स भी हैं, इनके क्रिटिक्स भी हैं, क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ है। उनका मानना है कि भाई अगर अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, जो पर्टिकुलरली पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन, हाँ, इन्वोक प्रिंसिपल्स ऑफ इनइक्वलिटी टू आर्ग्यू अगेंस्ट सच पॉलिसी। उनका कहना है कि ये चीजें जो है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अगेंस्ट है इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अगेंस्ट है। हाँ, उनका कहना है कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो इक्वलिटी के अगेंस्ट है। दे कंटेंडेड दैट एनी प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन और quotas फॉर द deprived in admission or to higher courses, हाँ, ये क्या करेगा, अनफेयर है। उनका मानना है कि ये जो हम रिजर्वेशन देते हैं वो अनफेयर है, वो इक्वलिटी के खिलाफ है। वो इक्वलिटी के खिलाफ है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि इट आर्बिट्रेरली डिनाइज द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो बाकियों के, ये राइट टू इक्वलिटी को क्या करता है कि राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट को अलग खत्म कर देता है। इनका मानना है कि जो रिजर्वेशन है, ये क्या कर रहा है कि बाकियों के राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मेंटेन दैट रिजर्वेशंस आर a form of reverse discrimination। ये एक प्रकार से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। इनका मानना है कि भाई, हाँ, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, उसका मानना है कि ये रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन जो है वो इक्वलिटी के खिलाफ है, वो इक्वलिटी के खिलाफ है, एक प्रकार से ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एंड दैट प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्वेश्चंस एंड रिजेक्ट, यानी कि क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन है जिसको प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी नहीं मानता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वलिटी रिक्वायर्स दैट ऑल प्रोसेस, हाँ, और टू बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कि सारे के सारे पर्सन को हम एक एक जैसा माने। व्हेन वी मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, हाँ, कास्ट या कलर के बेसिस पे, वी आर लाइकली टू रेनफोर्स कास्ट एंड रेशियल प्रेजुडिस। और जब हम क्या कहते हैं कि कास्ट और इनके बेसिस पे अगर हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिर से उन चीजों को रीइंफोर्स कर रहे हैं, हाँ, जो कास्ट और ये सारी चीजें, हाँ, कास्ट और रेशियल प्रेजुडिस के बेसिस पे हमें किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। ओके,
तो कहीं ना कहीं अब इसमें हमें भी इतना समझ में आ गया कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं और कैसे नहीं प्रमोट कर सकते, अफर्मेटिव एक्शंस की वजह से क्या हो सकता है क्या नहीं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये सबसे लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, फोकस ये रखना है कि जब जब हम ये कर रहे होंगे, जब हम यहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे होंगे, तो वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन द इश्यू ऑफ इक्वलिटी, a distinction must also be made between treating everyone in identical manner and treating everyone equals। कि सबको इक्वल मतलब कि आइडेंटिकल मैनर में ट्रीट करना है या सबको इक्वल ट्रीट करना है, इसमें भी हमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि जब हम सबको इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट, बट ऑल बट इन ऑल सच केसेस प्राइमरी कंसिडरेशन इज टू प्रमोट इक्वलिटी। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को इक्वल ट्रीट करना है, हमें लोगों को इक्वल ट्रीट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेन गोल होना चाहिए कि हमें इक्वलिटी प्रमोट करना है। हाँ? हम हो सकता है कि लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दें, हम लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दें, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें क्या करना होता है, इक्वलिटी, हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, इक्वलिटी को प्रमोट करना। और हमें ये सावधान रहना चाहिए, हमें ये चीजों से सावधान रहना चाहिए कि भाई इक्वलिटी की वजह से हमें ये भी ध्यान में रखना है हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इक्वलिटी तो हम दे रहे हैं, एज वी deliberated ऑन द इश्यू ऑफ इक्वलिटी एंड एग्जामिन वेदर डिफरेंट ट्रीटमेंट इज वारंटेड इन पर्टिकुलर केस, वी नीड टू कंटिन्यूअसली आस्क ourselves whether different treatment are essential to ensure that set of people can enjoy the same rights the rest of society। तो हमें उस टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि जो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कब तक देना है, और ये भी ध्यान रखना है कि क्या इन्हीं पर्सन को ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना। ठीक है, डिफरेंट ट्रीटमेंट किस पर्सन को देना है, क्यों नहीं देना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट चला जाएगा, जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो हमें इस चीजों को लेकर के सावधान भी रहना होगा। वही कह रहे हैं कि caution must be exercised to show that different treatment does not yield new structure of dominance and oppression। तो कहीं नया नया स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंस या ऑपरेशन का कारण ना बन जाए। तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या कहते हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, कैसे नहीं। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कैसे हमें इक्वलिटी को प्रमोट करना है। इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए हमने बताया कि ये 3 स्टेप्स बात कर लिए। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ ये लाइंस छोड़ दिए क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है।